नमस्कार। मेरा नाम शर्मा विश्वास है और ये मैंने आज एक नया एस्ट्रोलॉजिकल चैनल स्टार्ट करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है और इसमें जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें एस्ट्रोलॉजी देखनी चाहिए, मैंने कैसे स्टार्ट किया और इसकी इन जनरल इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको कैसे एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन देने का ट्राई करूँगा। सो आई एम ऑलमोस्ट 26 एंड ऑल अब मैं शायद 10th या 11th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने शुरुआत की थी पामिस्ट्री से। समहाउ उस वक्त जो मैं बोलता था वो ज़्यादातर चीज़ें सही बैठ जाती थी। उसके बाद पामिस्ट्री की प्रैक्टिस नहीं रही और वो मैं भूल गया। और काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होता है अपने बारे में जानने में, मुझे भी अपने बारे में जानने में इंटरेस्ट था कि एक इन जनरल एक हिंदू फैमिली में ट्रेडिशन होता है कि कोई भी बच्चा है या बच्ची है तो उसकी जन्म पत्रिका तो होती है कि घर वाले बनवाई लेते हैं किसी न किसी पंडित जी से, तो उसमें उनकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं और आपको सब कुछ एक बेसिक आपके बारे में बता देते हैं कि हाँ जीवन कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी। ये जो कुछ प्राइमरी इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनके आंसर दे दिए जाते हैं ऊपर सरफेस लेवल पे। तो वैसे ही मेरी भी एक कुंडली थी, तो सिर्फ एक पेज में उसका डिस्क्रिप्शन था, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और कलरफुल डॉक्यूमेंट था वो, वेरिन आप उसको देखेंगे अलग अलग डिज़ाइंस हैं उसमें, कहीं गोल सर्कल बना हुआ है, कहीं जन्म कुंडली लिखा हुआ है, कहीं लग्न लिखा हुआ है, कहीं चंद्र लिखा हुआ है, अलग अलग प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं, साथ में उनके कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसे मतलब डिसाइड कर सकता है कि हम कैसे होंगे। और क्योंकि खुद के बारे में जानने में भी इंटरेस्ट था, एक पेज में चीज़ें लिख के ख़त्म कर दी थी, तो लगा कि और जानना है मुझे मेरे बारे में। तो मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे मेरे बारे में जानना है। एंड ट्रस्ट यू मी, मैं आज इतने 10 सालों में सारे फैमिली मेम्बर्स से लेके ऑल द कज़न्स, माय क्लासमेट्स, कॉलेज मेट्स, मेरे जितने भी क्लोज़ लोग हैं उनमें से तो इनर सर्कल में तो सभी पे एक्सपेरिमेंट कर लेता था मैं, मांग के उनके डिटेलिंग्स। उसके बाद फिर जब धीमे धीमे डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो नाउ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, सम पॉलिटिशियंस। सो दिस इज़ हाउ यू गेट अ ग्रिप विथ द एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो जब लेट्स कम बैक टू द स्टोरी, जब मैंने मेरा बारे में जानना स्टार्ट किया, मैं जानते जानते दूसरों के बारे में ज़्यादा बेटर बताने लगा बनिस्बत मेरे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं जब आप खुद के बारे में या फिर एक लेवल से ज़्यादा अगर आपका किसी के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अगर आप उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो एक किसी फॉर्म में बायस आ जाती है। और मेरे बारे में ऐसा है कि एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं पता, तो वो भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देने में कई बार मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर चीज़ें तो ठीक ठाक ही बैठती हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें एक्सट्रीमली जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है जज कर पाना। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इम्पोर्टेंस ये है कि इन आर पेरेंट्स टाइम आई बिलीव, सी आज के टाइम पे मैं अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से मिलता हूँ, उनके क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी तक का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो कुछ एज ग्रुप्स में बहुत सेम है। एंड जैसे those who are in the late teens of their age or let's say in their early 20s or mid 20s, उनके क्वेश्चन ज़्यादातर ये रहेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, मेरा रिलेशनशिप कैसा चलेगा, इसके साथ मेरी शादी होगी या नहीं, ये रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं। दोज हु आर इन देयर 40s and 50s दे आस्क के यार अब मेरा डिवोर्स कब होगा, डिवोर्स तो नहीं होने वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर आदमी फेस कर रहा है, मैन इन जनरल, मैन से मेरा मतलब है इंसान, ठीक है। सो हम इन जनरल वो फेस कर रहे हैं। इन आवर पेरेंट्स टाइम आई वुड बिलीव कि इंटरनेट एक्सपोजर उतना नहीं था, कंपैरिजन के लेवल्स कम होते थे। सो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बोथ, I've lived with both, so I can definitely say so। और जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे, तो कई सारी चीज़ों की वजह से आज के टाइम पे जो यंगर जनरेशन
ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये जो चीज़ें सफ़र कर रहा है, अगर वो ये समझ जाए कि ये सारा का सारा जो चक्कर है वो एट द एंड हमारा ही किया हुआ है जो वापस आने वाला है या जो हमको वापस मिल रहा है, अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाए इंसान में, तो फिर लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अगर कोई कहे कि एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते तो ठीक है, इट्स देयर चॉइस, मत मानिए, पर अपने आप से एक बार पूछने का प्रयास करिए कि वाई यू आर नॉट born in a very rich family, or if you were born in a very rich family, why so? Why you have a father of X type, mother of Y type, grandfathers or like grandparents of certain type, है ना? क्यों आप किसी एक प्रकार के बॉडी स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुए? आई वॉज born very thin, I used to look like alien, look at like I'm quite bulky now, fatty till some extent. So आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? आप किस लेवल तक, किस एक्शन को आप परसू कर सकते हैं, किन हैबिट्स को आप चेंज कर सकते हैं, सो एज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर लाइफ इन जनरल, और जो आप प्रॉब्लम्स में हैं उनसे बाहर आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ माई एज, many of my friends, they have primarily two questions: what about job और what about marriage? like शादी कब होगी तो कैसी होगी, है ना? जॉब मिलेगी, एक्स टाइप की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? many of people, इनफैक्ट आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है, whether it is CA, डॉक्टर, इंजीनियर, you'll have to face some or the other kind of exam in India at least. तो आप वो क्लियर करने के लिए कांस्टेंट प्रयास करे जा रहे हो. तो इन सारी चीज़ों में एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कहेंगे लैक ऑफ क्लैरिटी है, कि हमारे साथ क्या होने वाला है उसकी कांस्टेंट चिंता है, फ़िक्र है. कई लोगों के पेरेंट्स फोर्स करते हैं, कई लोगों के नहीं करते. जिनके नहीं करते उनको लगता है कि यार इनका भरोसा तो नहीं टूट जाएगा अगर काम नहीं बना तो. सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिन चीज़ों के आंसर आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं. एंड जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो किसी इंसान को बॉडी में दिख रहा है, अगर चार्ट देखा और हमें दिख रहा है कि इस इंसान को शुगर फिल्टर करने में प्रॉब्लम होगी बॉडी में, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मुझे हो सकता है, मुझे पता है इस इंसान के चार्ट में डायबिटीज़ आज नहीं है, मे बी 10 साल बाद क्लिक इन होगी. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो या तो आज से स्टेप लेना शुरू कर दे, या कम से कम अगर 10 साल बाद मैं उसको बोल रहा हूँ कि डायबिटीज़ हो सकती है, तो उस पीरियड के आने से 2-4 साल पहले तक तो अपने आप को रेडी कर ही ले, अपने लेवल पे एफर्ट्स लगा ही ले, ताकि उस चीज़ को वो स्मूथली ट्रांजिट कर पाए उससे. या फिर अगर वो डैमेज होने वाला हो ऑफ लेट्स से एट अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, मे बी वो शायद एट अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 और 3 होके रह जाएगा. यू नो, यू विल हैव दैट कुशन विथ यू. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हैव फेथ इन गॉड. मतलब आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो, इट इज़ नॉट कि सिर्फ हिंदू तक सीमित है ये साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. It is very important that you have faith in your God, as well as आप अपने कर्मों के बारे में अवेयर रहें. For example, there are people who complain that their fathers are abusive, okay, or heart problems are very common in some charts, in some people. वो फैमिली में चलता चला आ रहा होता है. तो कई बार फैमिली में देखा गया कि मेल डोमिनेट जो होता है वो बस डेथ होती चली जाती है. तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? एट अपने कर्मों के लेवल पे आप ऐसा क्या करके आए हो जो अब आपको नहीं करना है, या उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, ताकि आप अपना डेट किसी न किसी से क्लियर कर सको. देखो, ये है तो मृत्यु लोक, अर्थ, अब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो ये तो मृत्यु लोक है. आज आए हो, कल जाना है. पर आप आए हो तो किसी ना किसी का अकाउंट सेटल करने आए हो, और इस अकाउंट सेटल में आप हज़ारों लोगों से मिलोगे, कुछ लोग शायद और भी ज़्यादा. तो उस पूरी जर्नी के अंदर हम अपने आप को कैसे नेविगेट करें,
कैसे किसी गलत डिसीजन में ना फंसे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, यू नो कि योर बॉस इज़ एक्सप्लॉइटिंग समवन, है ना। अब वो उसका एक्सप्लॉइटेशन आप नहीं रोक सकते हो, वो शायद आपकी पावर की लिमिटेशंस हैं या कुछ भी हो सकता है, पर आप ये तो कर सकते हो कि आप कम से कम उसके साथ ना जुड़ जाओ, क्योंकि वो आपको कोई बेनिफिट देने वाला है, करेक्ट। सो क्योंकि अगर आप जुड़ोगे तो आप उस पाप में भागीदार बन रहे हो जो आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म आप पे नहीं तो मे बी आपकी फैमिली में किसी पे, मे बी ऑन योर वाइफ, ऑन योर हस्बैंड, ऑन योर चाइल्ड, किसी न किसी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो देकर जाएगा। सो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम एस्ट्रोलॉजी को समझें। एंड ट्रस्ट मी, पिछले 10 सालों में, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा एक्यूरेसी 100% है या कोई, आई डोंट थिंक कि कोई भी 100% एक्यूरेट हो सकता है, स्पेशली पीपल, a person of my type who's less read on books and more on the intuition part of it. So especially for people like us, it is important कि हम इस पूरी की पूरी लाइफ एंड डेथ की जर्नी के बीच का जो रोड है वो अच्छे से निकाल पाएँ और उसके लिए आगे बढ़ पाएँ। एक्यूरेसी में डिपेंड, जैसे मैं कई बार चार्ट देखता हूँ, मैं सामने वाले को 4 पॉइंट बोलूँगा, अगर उन 4 में से एक भी नहीं जम रहा तो मैं मना कर दूँगा कि सॉरी यार, या तो ये टाइम गलत है या तो मुझे चार्ट नहीं समझ आ रहा, सो आई कैन नॉट आंसर इट। बट एट द सेम टाइम अगर वो पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं कि हाँ इसका अपीयरेंस ऐसा है, इसके साथ पास्ट में कुछ 2-3 इवेंट अगर मैच हो रहे हैं, और अगर मैंने फिर बताया है तो फिर जो अब आगे चीज़ जाने वाली है वो पूरी की पूरी सही बैठेगी ऑलमोस्ट। और वो अभी तक का एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों में जो भी गैदर हुआ है भगवान की तरह से। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि मैं कनेक्ट करूँ लोगों से। ये एक ऐसा काम है जो मुझे करने में मज़ा आता है। लोग मुझसे अभी जो भी होता है, मतलब या तो कोई मेरे फादर के रेफरेंस से आएगा, मेरे पेरेंट्स के रेफरेंस से आएगा, मेरे फैमिली में ही कोई ना कोई बोल देता है कि लड़का कर रहा है हमारा, और कोई क्वेश्चन हो तो मतलब ऐसे करके कॉल आ जाते हैं। सो आई हैव नेवर चार्ज्ड एनीवन एंड आई डोंट थिंक कि मैं करने वाला हूँ फ़िलहाल, तो आई डोंट थिंक, इट इज़ जस्ट माई हॉबी, इट्स माई पैशन। तो मैं इसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू नो कि आप अपने आप को भी कैसे जज कर पाओ, अपनी हैबिट्स को देखो, अपने परिवार में पैटर्न्स को जज करो, और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो उसमें से बाहर निकलने के लिए इसका यूज़ करो। अगर आपको लग रहा है कल उठ के कोई विपत्ति आ सकती है तो उसके लिए अभी से तैयार रहने की कोशिश करो, है ना, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली सेइंग कि नहीं यार ये तो नहीं होता, है ना। अगर आपका नहीं है मन मानने का, डोंट, एट सम और द अदर पॉइंट ऑफ टाइम, इफ टाइम कम्स, you'll believe in it, but it's a science, it's not a ब्लाइंड मिथ और ब्लैक मैजिक और ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ प्योर साइंस। जहाँ पे एक प्लैनेट है, वो प्लैनेट किसी साइन या किसी कॉन्स्टलेशन में बैठा हुआ है, और किसी हमारे पूरे आकाश में किसी एक पॉइंट पे बैठा हुआ है, और बस उसी को देख के आपको जज करना है कि कैसे होने वाला है। यू मस्ट हैव सीन देयर आर मेनी एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजी करने वाले बहुत लोग हैं, एंडलेस लोग हैं, ये तो गॉड गिफ्ट है जिसको आ जाती है। यू मस्ट हैव सीन पीपल प्रिडिक्टिंग कि हाँ एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है, इस टाइम पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इसको शायद मंडेन एस्ट्रोलॉजी ऐसे करके कुछ बोलते हैं। ये मुझे नहीं आता करना, और मेरी रुचि भी नहीं है, मुझे नहीं सीखना है फ़िलहाल। तो मुझे बस इतना समझ आता है कि 1 to 1 अगर कोई है तो मैं उससे बात कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है मैं उसको बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ, एंड आई मूव अहेड विद दैट। अब we'll start this session with a introduction कि मेरा प्लान क्या है आगे, और what are the just basics of astrology। So मेरा प्लान ये है कि मैं इस चैनल को स्टार्ट कर चुका हूँ आज, like this is my first video। what I'll do is कि there are in total 9 planets, वैसे 7 हैं, then there are 2 shadow planets। उसके अलावा और भी छोटे मोटे और planets होते हैं, गुलिक, मांडी, बहुत सारे हैं। so we'll talk about them also। कुंडलियाँ भी एक नहीं अलग अलग टाइप की होती हैं, वो भी देख लेंगे। और सो अब मैं धीमे धीमे करके एक करके आगे बढ़ता चला जाऊँगा। मेरे पास शायद 9-10 महीने
9-10 महीने के बाद पता नहीं फिर मैं चैनल एक्टिवेट रखूँगा या डोरमेंट पड़ा रहेगा, आई डोंट नो। सो फिलहाल जो मेरा हिसाब किताब है वो ये है कि आई विल जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन। सो देर आर 9 planets। द फर्स्ट इज़ द सन, सूर्य हमको जिसको बोलते हैं। ये आप समझ लो जैसे सेंटर में है, तो किसी भी कुंडली का यही सेंटर है, यही माई बाप है किसी भी चार्ट में। सन इज़ पावर, सन इज़ गवर्नमेंट, सन इज़ अथॉरिटी, सन इज़ योर फादर। ये मोटा मोटा इन एरियाज़ को, आपके ईगो को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, ये सब सन गवर्न करता है। देन देर इज़ मून। Sun is also the fire element of it in the universe. Then comes in your moon is चंद्रमा। चंद्रमा का हम स्वभाव जानते हैं, 15 दिन छोटे से बड़ा, फिर बड़े से छोटा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला जो हिसाब है। चंद्रमा का काम है इमोशंस को गवर्न करना। चंद्रमा आपके मन को गवर्न करता है, आपका मन कितना शांत है, कितना प्योर है, विचार किस प्रकार के आ रहे हैं, ये सब चंद्रमा पे डिपेंड करता है। चंद्रमा अगर अकेला हो जाए तो चांसेस हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसको एक लैक ऑफ सपोर्ट महसूस होता है। चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, मदर लाइक फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा वाटर एलिमेंट है। आपकी बॉडी में अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हो तो वाटर रिटेंशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थर्ड कम्स इन योर मार्स, मंगल। मंगल का नाम भाई साहब बहुत ख़राब है। मंगल को ना मांगलिक है या ऐसे करके बोल देते हैं। तो मांगलिक होने के ना ऑलमोस्ट यूँ समझ लो 50% तो चांसेस हैं ही कि मतलब कोई मांगलिक हो सकता है। 12 में से 5 से 6 घरों 6 से 7 घरों में आप पकड़ के चलो कि आदमी मांगलिक हो ही जाता है, चंद्रमा से या लगन से। तो मांगलिक एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेके बहुत ज़्यादा डर है, और कुछ केसेस हुए भी हैं, बट क्या वो सिर्फ मंगल की वजह से हुए हैं वो एक क्वेश्चन है। सो मांगलिक से मोटा मोटा यही है कि जब 7वां घर जो कि एक पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, अगर वहाँ पे मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाए किसी भी तरीके से तो इंसान को मांगलिक बोल देते हैं। अब मांगलिक में होता ये है ना कि मंगल एक्शन है, मंगल किसी भी चीज़ का बिगिनिंग है, बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा ताकत है। यूँ समझ लो कि सन और मून आर लाइक किंग एंड क्वीन। तो जो वज़ीर है ना या फिर जो सेनाध्यक्ष है वो मंगल है। मंगल का काम कुछ इस तरीके से है कि वो इनिशिएट करेगा, पावर देगा, डोमिनेट करेगा, जैसे सन करता है ना, बस मार्स उसका छोटा भाई समझ लो एक तरीके से, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे। लेकिन सन ईगो पे जाके काम करता है, मार्स में भी ईगो होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और मार्स में साथ साथ एक्शन और अग्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। मार्स सन वाला आदमी ना ईगो पे ले जाके अथॉरिटी से के हिसाब से आपको बीट करने का ट्राई करेगा। मंगल ना फिजिकल स्ट्रेंथ, साम दाम दंड भेद सब लगा देगा आपको हराने के लिए। सो दिस इज़ मंगल इन जनरल। फिर आ जाते हैं बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपका स्पीच है, आप कैसा बोलते हो, आपके सेंसेस हैं, सुनना, बोलना, सूंघ पाना, टेस्ट कर पाना, आपकी स्किन को रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी कुछ हद तक। लाइक मर्क्यूरी में मैंने ऐसा देखा है स्किन के केस में कि इट इज़ मर्क्यूरी एंड वीनस बोथ, बट अगर कोई स्किन का डिजीज़ है तो देयर आर हाई चांसेस कि मर्क्यूरी का एफ्लिक्शन हो चार्ट में। सो मर्क्यूरी इज़ योर इंटेलेक्ट, मर्क्यूरी इज़ योर मेमोरी, मर्क्यूरी इज़ द वे यू स्पीक, ये सब कुछ मर्क्यूरी से ही आता है मोस्टली। मर्क्यूरी ना युवराज टाइप है। मर्क्यूरी एक बहुत यंग प्लानट है। पीपल गवर्नड बाय मर्क्यूरी आर मोस्टली, मतलब इन जनरल दे लुक वेरी यंग, बड़े प्लेफुल, मस्त मिजाजी लोग होते हैं। मंगल वाला अग्रेसिव, गुस्से वाला होता है, चंद्र वाला बहुत इमोशनल होता है। एंड बाय इमोशनल आई डो नॉट मीन कि सिर्फ रोने वाला, रोना ओनली इज़ नॉट इमोशनल। इमोशनल इज़ इमोशन हर प्रकार के होते हैं। गुस्सा इमोशन है, चिड़चिड़ापन इमोशन है, खुशी इमोशन है, रोना आना एक इमोशन है, दुख में या सुखी में जैसे भी, तो इमोशनल होता है मून डोमिनेटेड आदमी। सिमिलरली मर्क्यूरी का काम है लॉजिकल थिंकिंग और वैसा वाला काम काज। देन कम्स इन जुपिटर। जुपिटर यानी गुरु। अब ऐसा बोलते हैं कि अगर बोलते क्या है, मैंने देखा है पर्सनली कि अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाए कहीं भी तो वो
किसी न किसी तरीके से आपको उस जगह पे सेव कर लेता है। तो जुपिटर गुरु है, विजडम है, ज्ञान है। तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न ज्ञान है ना, वो मोटा मोटी हम देखेंगे कि वो या तो मर्क्यूरी का है या तो वो ज्ञान राहु का है। पर अगर मैं जब जुपिटर में ज्ञान की बात करता हूँ तो मैं धार्मिक ज्ञान की बात करता हूँ। एंड बाय धार्मिक आई डो नॉट मीन ओनली वेद, पुराण, गीता, महाभारत। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल विजडम की बात कर रहा हूँ, सही गलत की बात कर रहा हूँ, एथिक्स की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स द रिलीजियस बुक्स आर अ पार्ट ऑफ इट, वो तो पढ़ाई है ही अपनी जगह पे, वो जुपिटर से ही आएगी। पर साथ साथ में द एथिक्स पार्ट ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, दैट कम्स फ्रॉम जुपिटर। फिर आता है अगला वीनस। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी। वीनस सारे प्रकार के भोग विलास का कारक है वीनस। वीनस भी गुरु हैं, लेकिन वो दैत्यों के गुरु हैं, जबकि जो गुरु जो हमने डिस्कस किया वो देवों के गुरु हैं। तो एस्ट्रोलॉजी अगर आपको आती है तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आपके चार्ट में वीनस या जुपिटर में से कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, तब आप एस्ट्रोलॉजी कर पाओगे। बिकॉज शुक्राचार्य बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर थे, बेस्ट, मतलब बेस्ट। शुक्र रिप्रेजेंट्स इन जनरल फर्टिलिटी वगैरह, जुपिटर भी टिल सम एक्सटेंट, बट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरीके से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब शुक्र से देखते हैं। शुक्र ऑलमोस्ट सारी फिल्ट्रेशन वाली चीज़ें, पैनक्रियाज से लेके किडनी, आँखें, ये सारी चीज़ें शुक्र का क्या कहेंगे पोर्टफोलियो है। फिर आता है शनि। शनि इज़ अ प्लैनेट, वेल अनदर विलियनाइज्ड प्लैनेट। एंड ट्रस्ट मी, जब कोई कहता है ना कि नहीं यार शनि की साढ़े साथी कुछ नहीं होती, नहीं यार मांगलिक ऐसा, मांगलिक में इतना ही कि हाँ यार पार्टनर एग्रेसिव मिलेगा और गुण वुण ठीक से नहीं मिले होंगे, यार नाड़ी वाड़ी लग रही होगी तो चांस है डेथ के या बीमारी होने के। शनि में मैंने ऐसा देखा है कि जब भी शनि का पीरियड आता है किसी इंसान में, स्पेशली जब साढ़े साथी आती है, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जिन जिन की भी साढ़े साथी देखी है इंक्लूडिंग माइन, बड़ा बहुत स्लो हैवी पीरियड होता है और वो आपको एक्सपोज करके रख देता है पूरी तरीके से। आपकी सारी वीकनेसेस, आपकी सारी स्ट्रेंथ, आपको जितने लर्निंग लेसन्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं अगर आपका शनि का पीरियड आ जाए तो। शनि के पीरियड में आपको ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। अगर इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी मच डोमिनेटेड बाय द लाइक्स ऑफ सन या मार्स, तो ऐसे इंसान की हालत सीरियसली ट्रबल सम हो जाती है सैटर्न के पीरियड में। सो सैटर्न इन जनरल ना, सैटर्न इज़ अ हैवी प्लैनेट जैसे जुपिटर है, तो ये दोनों बहुत स्लो चलते हैं, बट जुपिटर फिर भी एक साल में एक साइन को कवर कर लेता है एवरेज। शनि को लगते हैं 2.5 साल, इतना स्लो है और बहुत ज़्यादा ड्राई प्लैनेट है। और आपको किसी चीज़ की पेशेंस इतनी ज़्यादा सिखा देता है, डिसिप्लिन इतना सिखा देता है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इतना परफेक्ट कर देता है कि मतलब जैसे नहीं वो लोहे को तपा तपा के मतलब एकदम सही कर देते हैं, मजबूत बना देते हैं। बस सैटर्न एग्जैक्टली उसका वही काम है। और सैटर्न किसी ना किसी के चार्ट में कहीं ना कहीं तो बैठा ही है, वो जहाँ बैठा है वो वहीं वैसा ही काम कर देता है। और सैटर्न को मैं ऐसा कहूँगा कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं वाली बात, कि लेट सवेर आपको चीज़ मिल ही जाती है, वो लेट ही मिलती है, ये बात पक्का है। सैटर्न जहाँ भी बैठा होगा वो काम स्क्रैच से धीमे धीमे बिल्ड होगा, लेकिन वो इमारत इतनी मजबूत तैयार होती है कि वो गिरेगी नहीं एक बार बन गई तो। ये है शनि का हिसाब किताब। फिर आता है राहु एंड केतु। ये दोनों ना शैडो प्लैनेट्स हैं। शैडो प्लैनेट्स मतलब ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, पर कुछ स्टोरीज़ हैं उसके हिसाब से इनका क्रिएशन हुआ। ये एक ही थे, फिर जो सिर अलग करके मार दिया गया वो राहु हो गया और बॉडी बचा वो केतु है। सो इनको लेके भी बहुत ज़्यादा डर है। मैं कहूँगा कि किसी भी प्लैनेट को अच्छा बुरा बोलने से पहले बस समझ लो कि वो आपके साथ करना क्या चाह रहा है। राहु ना सिर्फ सिर है, उसको बॉडी नहीं है। तो मान लो आपको खाना सिर्फ देते जाएं लेकिन नीचे डाइजेस्ट करने को बॉडी नहीं है, तो क्या होगा?
देयर विल बी डिससेटिस्फेक्शन। खाने के बाद क्या खाया वो समझ ही नहीं आया, खाते गए भूख ही ख़त्म नहीं हो रही। तो राहु जहाँ पे भी बैठेगा ना, उसको लेके एक अजीब सा ऑब्सेशन आ जाता है। आदमी उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली चेज़ कर रहा होता है। और राहु कई बार भ्रमित भी बहुत करता है, मतलब आपको लगेगा ये चीज़ होने वाली है और वो चीज़ होती नहीं है। राहु आपको वो इल्यूजन्स देता है, आपको वो मृग तृष्णा जो दिखता है ना हमें गर्मियों में, दूर से पानी दिखता है लेकिन पास जाओ तो कुछ नहीं होता, राहु वैसा ही है। राहु आपको कई चीज़ के प्रॉमिसेस देता है, दिखाएगा ये चीज़ हो रही है और चीज़ें होती भी चली जाएंगी, बट एंड में जब रिज़ल्ट आने की बारी होगी या चीज़ का एक्चुअल मैनिफेस्टेशन या होना होगा, वो चीज़ होगी नहीं। और राहु और केतु का एंड रिज़ल्ट मैंने पर्सनली देखा है कि सेम है, बस तरीके अलग हैं। राहु ना थोड़ा सा चीटर भी है, वो जो समुद्र मंथन वाली कहानी है उसमें कि अपना भेष बदल के क्या अमृत लेने वाला, तो राहु के पास बुद्धि बहुत है, चालाक बहुत है, तो कैसे भी तिगड़मबाजी करके अपना काम निकालना राहु को आता है। तो राहु ऑब्सेशन देने के बाद, आपको सब काम करवा लेने के बाद वो चीज़ नहीं देता एट दी एंड। और केतु ऐसा है कि वो पहले ही डिटैच कर देगा। तो अगर देना है तो दोनों दे देंगे, नहीं देना है तो कुछ भी नहीं देंगे। इस तरीके से चलता है। या तो ये बहुत ज़बरदस्त मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं, बहुत डिफरेंट हाई स्केल पे काम करते हैं, या तो फिर आपको कुछ नहीं देते। दोनों में से मैंने एक ही देखा है, नॉट सीन एंड समवेयर इन द मिडल। केतु ना बॉडी है, तो केतु ना किसी भी चीज़ को डिटैच कर देता है, काट देता है, ख़त्म कर देता है। तो बिल्कुल ऑपोजिट ही बैठते हैं दोनों। तो केतु जहाँ होगा उसके ऑपोजिट राहु होगा। तो मान लीजिए चार्ट में कैसे कहूँ, 4th हाउस होता है ना, वो आपका घर है, और 10th हाउस है वर्क प्लेस। तो मान लीजिए 10th में राहु है, 4th में केतु है, तो आदमी काम में इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि उसको घर नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वो केतु में बैठा हुआ है ना चौथे में, और 10वें का राहु एक्सेसिव काम करवा रहा है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट्स। अब आते हैं ऑन हाउसेस। इसके अलावा नक्षत्र भी हैं, घर, मतलब देर आर 12 हाउसेस, 12 साइंस एंड 27 नक्षत्रस। ऑलमोस्ट हर साइन में 3 नक्षत्र के आसपास आते हैं, आप ऐसा पकड़ लो, मतलब 2-2.5 से 3 नक्षत्र के बीच में। और अब आ जाते हैं हाउसेस पे। तो 12 हाउसेस हैं टोटल। फर्स्ट हाउस पे आते हैं। फर्स्ट हाउस है आप खुद, अपने आप, आपका हेल्थ, आपका इमेज, आपका तरीका कैसा है, आपकी बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, ये सब कुछ आप फर्स्ट हाउस से जज कर पाओगे। सेकेंड हाउस जो होता है, सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर स्पीच, आपका ये वाला एरिया, राइट आई, और उसके अलावा आप किस तरीके से बात करते हो, आपकी ग्रेटर फैमिली, कुल, मतलब जॉइंट फैमिली से मेरा अर्थ है, सिंगल नहीं आप, यू एंड योर मदर फादर, उतना नहीं, इन जनरल योर फैमिली एट लार्ज, आप कहाँ से आते हो वो। थर्ड इज़ योर थायराइड ग्लैंड। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर यंगर, इमीडिएट यंगर सिबलिंग, आप में साहस कितना है, आप एफर्ट्स कितने लगा सकते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है आपका, ये सारा कुछ आपको थर्ड हाउस से देखने मिलेगा। वर्बली आप कैसा बोलते हो, दैट इज़ सेकेंड हाउस। थर्ड हाउस से नॉन वर्बल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है ना, शॉर्ट डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें। फोर्थ हाउस है आपका मन, आपका इनर वर्ल्ड, आपका पीस, आपका मदर के साथ रिलेशन, आपका मदर, आपका घर, व्हीकल्स, estates, your heart, your chest area in general is your fourth house. Shoulders is your third house. Then fifth house. Fifth house is your love affairs, आप का education. So fourth house is also education. वो junior KG, senior, मतलब बहुत छोटे लेवल पे, थोड़ा बड़े हो जाते हो तो फिफ्थ हाउस, आपकी बुद्धि कैसी है, ज्ञान कैसा है, वो फिफ्थ हाउस है। फिर फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन के लिए हो गया, फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स के लिए हो गया, स्पेक्यूलेशन के लिए हो गया, ये सारे फिफ्थ हाउस के लिए हैं। अथॉरिटी भी लोग 10th से देखते हैं, बट आई बिलीव के फिफ्थ हाउस का भी बहुत बड़ा रोल है अथॉरिटी में। सो फिफ्थ हाउस इज़ ऑल्सो अथॉरिटी ऑफ इट।
then authority part of it. फिर I think this much is enough for the fifth. Fifth house is your upper part of your belly, stomach. Fourth house represents your chest, therefore they represent your lungs also. Fifth house is your upper part of the belly, stomach वगैरह, ये सब फिफ्थ हाउस से आ गए. बायोलॉजी तो ज़्यादा नहीं पढ़ी मैंने, बट शायद स्मॉल इंटेस्टाइन पहले ऊपर होती है, तो मे बी स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द फिफ्थ हाउस. लिवर का अपर पार्ट इज़ द फिफ्थ हाउस. फिर आता है सिक्स्थ हाउस. सिक्स्थ हाउस इज़ डेट, डिजीजेज, एनिमीज, लोअर पार्ट ऑफ योर बेली, लोअर पार्ट ऑफ योर लिवर ऑल्सो. कितने झगड़े होंगे, ये सब सिक्स्थ हाउस से देख सकते हैं. सेवेंथ हाउस इज़ योर यूरिनरी सिस्टम, partnerships, your how do you like yourself to be seen in the world is also the seventh house. Your partner in general, seventh house. आपका public interaction is seventh house. हर तरीके की partnership almost हम seventh house से देख लेते हैं. Eighth house is rebirth of anything. It's a constant process of dying and getting birth again, dying and getting birth again. So किसी भी चीज़ का अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, दैट इज़ द एट्थ हाउस. एट्थ हाउस इज़ द डीपेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल हाउसेस. तो जैसे फर्स्ट हाउस है, वहाँ पे सनराइज होता है. सेवेंथ हाउस है, सनसेट होता है. टेंथ हाउस में एक्सट्रीम डे है. फोर्थ हाउस में एक्सट्रीम नाइट है. तो ये मेजर 4 पॉइंट्स हो गए. एट्थ हाउस इज़ द डीपेस्ट पॉइंट. तो ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं, छुपी हुई जितनी चीज़ें हैं, ऑकल्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, तंत्र है, ये सारी चीज़ें, स्पाइंग है, रिसर्चिंग है, ये सब कुछ एट्थ हाउस से आता है. एट्थ हाउस आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी गवर्न करता है. एट्थ हाउस आपके इन लॉज को भी गवर्न करता है, बिकॉज सेवेंथ हाउस इज़ योर पार्टनर एंड सेकेंड हाउस इज़ योर फैमिली. सो योर पार्टनर्स फैमिली विल बी सेकेंड फ्रॉम द सेवेंथ हाउस, विच इज़ द एट्थ हाउस. नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर एथिक्स, योर गुरुज, स्पिरिचुअल एंड अदरवाइज. आपका सही गलत को लेकर नज़रिया, वही एथिक्स हो गया. आपका हायर एजुकेशन, आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. पर मैंने ऐसा देखा है कि स्पिरिचुअल ना फिर भी 12वें 12th हाउस से ज़्यादा देखेंगे. अगर 9th हाउस से मैं देखता हूँ कि आदमी नित्य पूजा पाठ में इन्वॉल्व है या नहीं, वो मैं 9th हाउस से देख लेता हूँ मोस्टली. फादर लाइक फिगर से कैसा जमेगा, वो भी 9th हाउस से समझ आ जाता है. 9th हाउस इज़ लॉन्ग डिस्टेंस, फॉरेन, बहुत लंबा डिस्टेंस. फॉरेन बहुत ज़्यादा हो गया तो 12th हाउस सेटलमेंट के लिए, अदरवाइज 9th हाउस. 10th हाउस इज़ योर फादर. 4th आपका मदर है, तो 10th फादर हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट में. इज़ योर वर्क प्लेस, आपका अथॉरिटी, आपका इन्फ्लुएंस, आपका कमांड, ये सब कुछ 10th हाउस है. आप में ड्राइव कितनी है, वो 10th हाउस है. एंड बाय ड्राइव आई मीन एम्बिशन की ड्राइव कितनी है. 11th हाउस इज़ योर गेन्स, योर अर्निंग पार्ट, आप कितना कमा लेते हो, आपका नेटवर्क सर्कल. जैसे अगर मुझे फाइनेंस देखना है तो मुझे मेजरली 3 घर देखने पड़ेंगे. सेकेंड हाउस इज़ योर वेल्थ, आप कितना जमा कर पाए. 11th हाउस इज़ वॉट यू अर्न एंड 12th हाउस इज़ वॉट यू स्पेंड. सो 11th हाउस में आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, आपका नेटवर्क सर्कल है, और साथ साथ में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप किस तरीके से पार्ट ले पाते हो, और इन जनरल किसी भी प्रकार की विक्ट्री या गेंस के लिए हम 11th हाउस को देखते हैं. फिर आता है 12th हाउस. 12th हाउस में ना हर चीज़ का लॉस है. एंड बाय लॉस आई मीन वो चीज़ को सरेंडर कर दो तो ही काम बनता है. 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी है, आपका बेडरूम है, बेडरूम में होने वाली चीज़ों को 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है. आप बैठ के शराब, मतलब आपके सारे एडिक्शंस 12th हाउस से समझ आ जाएगी. 12th हाउस में अगर ख़राब प्लैनेट्स आ गए तो आप एडिक्शंस की तरफ जाओगे, सरेंडर करके, हार मान के. 12th हाउस में ना आदमी हार मान लेता है, मैंने ऐसा देखा है. अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगे. अगर नेगेटिव प्लैनेट्स आ गए, राहु केतु शनि आ गए, तो या तो जेल ले जाएंगे, फॉरेन लैंड में कहीं आइसोलेटेड प्लेस पे सेटल कर देंगे, हॉस्पिटल्स ले जाएंगे बार बार. तो आपका इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो भी 12th हाउस है. तो ये मेजरली सारी चीज़ें हैं. फिर अलग अलग साइंस हैं, जैसे वी स्टार्ट विथ मेष, एरीज, उसका रूलर मार्स है. फिर तो एरीज को आप
कंपैटिबल मान सकते हो विद द फर्स्ट हाउस, लाइक फर्स्ट हाउस इज़ योर एरीज, तो फर्स्ट हाउस जो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा था वो एरीज करेंगी, वैसे ही इसका सीक्वेंस है। सेकंड हाउस के जैसा टॉरस है जिसका रूलर वीनस है। थर्ड हाउस के जैसा मर्क्यूरी है इन द साइन ऑफ जेमिनाई। फोर्थ हाउस के जैसा मून है द साइन ऑफ कैंसर। फिफ्थ हाउस के जैसा सन है द साइन ऑफ लियो। सिक्स्थ हाउस के जैसा मर्क्यूरी है द साइन ऑफ वर्गो। सेवन्थ हाउस के जैसा वीनस है द साइन ऑफ लिब्रा। एट्थ हाउस के जैसा मार्स है द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। नाइन्थ हाउस के जैसा सैजिटेरियस है, जुपिटर का साइन है। टेंथ हाउस सैटर्न रूल्ड है, शनि का घर है कैप्रिकॉन। 11th हाउस भी शनि का घर है, दैट इज़ रूट, मतलब उसका साइन का नाम है एक्वेरियस। एंड 12th हाउस जुपिटर का घर है विच इज़ साइन ऑफ पाइसीज या मीन। तो इतना इस तरीके का है। और अब से मैं एक एक प्लैनेट पे हर हाउस में वीडियोस अपलोड करता चला जाऊँगा। एंड दैट्स इट, we'll start we start from here, so thank you very much। and देखिए आप समझने का ट्राई करिए, इस जर्नी में साथ साथ चलिए, बड़ा मज़ा आएगा। एंड आपको लगता है इफ़ यू कैन शेयर विद द पीपल यू आर वेरी वेल फ्री टू डू इट, एंड आई वुड लव कि आप शेयर करो, पहुंचाओ लोगों तक। फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, या मेरे पास समय की भी कमी है थोड़ी बहुत। तो उन सब पार्ट्स में ना जाते हुए मैं बहुत सिंपल रखने वाला हूँ अपने वीडियोस को। आई जस्ट रिकॉर्ड एंड अपलोड देम, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड फॉर नाउ। बाद में देखूँगा एडिटिंग के लिए अगर वीडियो में कुछ ठीक ठाक सेट हो जाता है तो इट्स गुड, अदरवाइज इट्स ओके। सो थैंक यू, हर हर महादेव।